Hello and welcome back, dear finance experts. A very good morning to all of you. स्वागत है आपका अपनी इस चैनल पे जिसका नाम है बिजनेस स्टडीज़ क्लासेस और मैं हूँ सीए रौनक अग्रवाल, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट और पैशन से एक टीचर। अपन पढ़ रहे थे चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट, जिसका कि पार्ट 2 था। पार्ट 2 में अपन देखे थे कि फाइनेंशियल मार्केट कितने टाइप के होते हैं, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट को अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। और आज अपन पढ़ने वाले बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही कन्फ्यूजिंग है और इंटरेस्टिंग है, बट अपन इसको पढ़ेंगे एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जैसे कि आपको लॉन्ग टर्म में याद रहे। और एक बात बता दूं आपको, ये टॉपिक ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में घुमा घुमा करके पूछा जाता है इनडायरेक्ट वे से, लेकिन अपन इसको पढ़ेंगे इतने अच्छे तरीके से, इतना ग्राफिकल वे से पढ़ेंगे कि आपको वो आपके माइंड में पूरा सेट हो जाएगा। आपको जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहें मेरे साथ और बहुत ही फ़ायदा होने वाला है आपको। ये टॉपिक देखने के बाद आप रियल में बोलेंगे कि क्लास बहुत अच्छा था। तो टॉपिक आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने करेक्टर से मिलवा दूँ। जो अपने करेक्टर हैं ये टॉपिक को अपने को समझाने में हेल्प करेंगे, ये पूरा स्टोरी अपने को बताएंगे। सबसे पहले दो बैंक हैं जिनका नाम है स्टेट बैंक और एक्सिस बैंक, जिसका कि आप लोगो देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये दो बैंक हैं इस अपने कहानी में। ये बैंक के अलावा इन दोनों बैंक के फादर हैं जिनका कि नाम है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, नाम तो सुना ही होगा। एक हमारे अंकल हैं, ये देखिए हसमुख लाल, चेहरे पे कितनी मुस्कान, हंसी के साथ थम्स अप कर रहे हैं। और एक चेहरे से बता दीजिए, यस, दुखी लाल, दुखी आत्मा, जो भी बोल लीजिए आप, ये एक दुखी आत्मा। और एक है ये फ्लिप फ्लॉप कंपनी, जिसके बारे में भी अपन जानेंगे। तो कुल मिलाकर के ये सारे कैरेक्टर हैं अपने स्टोरी के, और इसी को लेकर के अपना स्टोरी आगे बढ़ेगा। तो बने रहे मेरे साथ और अपन अभी स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, पहला बात तो ये है कि अपन जो लास्ट क्लास में पढ़े थे फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट 2 था, वो पार्ट 2 था। आज पार्ट 3 में अपन पढ़ेंगे। पार्ट 2 में थोड़ा सा मैं बता दूं, ब्रीफ कर दूं कि क्या था। पार्ट 2 में अपन फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़े थे, जिसको मैं आपको मार्केट का इमेज दिखाया था। कैपिटल मार्केट दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। मनी मार्केट एक टाइप का ही होता है, मनी मार्केट के कोई बाइफर्केशन नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप के होते हैं, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। मनी मार्केट जो होता है वो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और इसका भी फीचर्स अपन लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो अभी मनी मार्केट के अपन इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं, जो कि जिनके नाम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इसको प्यार से हम CM, TB, CB, CP, CD ऐसा भी बोलते हैं। इसी के ये जो मनी मार्केट है, इसी के अपन इंस्ट्रूमेंट अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं अपन। तो मनी मार्केट जो है, ऐसा मार्केट में अपने कोई ना कोई प्रोडक्ट मिलता है ना, जैसे कि अपन वेजिटेबल मार्केट जाते हैं या फ्रूट मार्केट जाते हैं या कोई मॉल जाते हैं, तो कोई ना कोई प्रोडक्ट तो मिलता है ना। लाइक वाइज मनी मार्केट में जो जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिनके के बारे में अपन जानेंगे। जैसे कि आप मार्केट जाते हैं तो आपको यू शुड नो अबाउट द प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट, राइट। तो उसी टाइप से अगर मनी मार्केट में आपको डील करना है, ट्रेड करना है, या फिर फ्यूचर में आपको किसी को, कोई कंपनी को सलाह देना है कि वो मनी मार्केट में डील करे, तो उस केस में आपको मनी मार्केट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं वो पता होने चाहिए। तो जिसके बारे में अपन आज पढ़ रहे हैं। तो जो पहला इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है कॉल मनी। ठीक है, उसका नाम है कॉल मनी। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को सेट कर देता हूँ। आगे अपने दो करेक्टर, और ये इनके फादर RBI, दो, एक सुखी आत्मा, एक दुखी आत्मा, और एक फ्लिप फ्लॉप कंपनी। तो फर्स्ट वन इज कॉल मनी। तो कॉल मनी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि देखो, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसके सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डायग्राम तो आप ज़रूर से बना लीजिए, डायग्राम बनाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो डायग्राम जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, आप शॉर्ट में अपने कॉपी में बना सकते हैं। बनाएंगे तो आप बेनिफिट में रहेंगे, नहीं बनाएंगे तो अगर आप याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, मेरे को उसमें कोई इशू नहीं है।
सो फर्स्ट इज कॉल मनी। कॉल मनी होता क्या है, नाम से पता चल रहा है, कॉल, कॉल मनी, दो वर्ड हैं, मतलब पैसे को बुलाना। ठीक समझे, बिल्कुल ठीक समझे, पैसे को बुलाना। मान लीजिए यहाँ पे दो बैंक हैं हमारे सामने, एक है एक्सिस बैंक और दूसरा है स्टेट बैंक। एक्सिस बैंक थोड़ा सा कमज़ोर खिलाड़ी है, एक्सिस बैंक जो है वो कमज़ोर खिलाड़ी है, ठीक है, देखो स्माइली भी नहीं। और स्टेट बैंक जो है वो बैंकों का राजा माना जाता है, ठीक है, किंग ऑफ बैंक्स। अब एक्सिस बैंक के पास क्या हुआ, पैसे का शॉर्टेज हो गया, पैसे का शॉर्टेज हो गया, तो एक्सिस बैंक क्या करेगा, इसको कॉल करेगा। किसको कॉल करेगा, स्टेट बैंक को, ठीक है। एक्सिस बैंक क्या करेगा, स्टेट बैंक को कॉल करेगा। नाउ बोलेगा स्टेट बैंक मेरे पास ना पैसे का शॉर्टेज हो गया है और मेरे को 1 या 2 दिन के लिए पैसे दे दोगे क्या। तो स्टेट बैंक बोलेगा यस। स्टेट बैंक तो बेचारा सबका पापा है ना, मतलब बैंकों का पापा है, और सॉरी बैंकों का पापा नहीं है, बैंकों का राजा है, ठीक है, जैसे मैं पहले बोला था, किंग ऑफ बैंक बोल सकते हैं, लेकिन बैंकों का फादर कौन है, आरबीआई, ठीक है। तो स्टेट बैंक ने बोला यस। अब स्टेट बैंक ने इसको पैसे दे दिए, किसको, एक्सिस बैंक को। तो कॉल मनी में क्या होता है, टेम्पररी शॉर्टेज होते हैं जो बैंक के बीच में, वो एक दूसरे को कॉल करके वो शॉर्टेज को पूरा करते हैं। और इसका ड्यूरेशन याद रखना, हर इंस्ट्रूमेंट का अपना अपना ड्यूरेशन है, मतलब कितने दिनों के लिए वो इशू किया जा सकता है। ये है 1 से 2 दिन, 1 to 2 डेज है, ये मंथ्स नहीं है, ठीक है, डेज, 1 to 2 डेज, 1 या 2 दिन के लिए जो रिक्वायरमेंट रहता है, एक बैंक दूसरे बैंक से कॉल करके पैसा ले लेते हैं, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं, देखो कॉल मनी मतलब क्या होता है, एक बैंक के पास अगर मान लीजिए जैसे एक्सिस बैंक है, उसके पास शॉर्टेज है पैसे का, देखो शॉर्टेज लिखा है ना, तो वो क्या करेगा, दूसरे बैंक को कॉल करेगा, दूसरा बैंक से पूछेगा कि तेरे पास पैसे हैं क्या, जैसे अपन फ्रेंड्स लोग पूछते हैं ना एक दूसरे से, उसी टाइप से। तो स्टेट बैंक को पूछा, कौन पूछा, एक्सिस बैंक। स्टेट बैंक क्या बोला, यस, हाँ भाई हैं ले जा। तो वो 1-2 दिन के लिए पैसे दे देगा, लेकिन स्टेट बैंक बोलेगा लेकिन 1-2 दिन के बाद मुझे भी रिक्वायर्ड है तो मुझे वापस कर देना। तो ये ड्यूरेशन एग्जाम में पूछता है आपका, इसको याद रखना है। और दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए डायग्राम में आप बना सकते हैं कॉपी में, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम कॉल मनी। लेकिन जो ये पैसे देगा इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी स्टेट बैंक चार्ज करेगा, इंटरेस्ट भी स्टेट बैंक चार्ज करेगा। इंटरेस्ट का स्पेलिंग गलत लिखा हूँ जानबूझ के, चलो सही लिख देता है, शॉर्टकट में लिखूं क्या, यहाँ स्पेस का कमी है, INTT, ठीक है। तो जो ये पैसे दिए, स्टेट बैंक ने पैसे दिए एक्सिस बैंक को, इसके ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो इंटरेस्ट जो चार्ज करेगा, ठीक है, कुछ भी इंटरेस्ट चार्ज करेगा उसको उसको बोलते हैं कॉल रेट, उसको बोलते हैं कॉल रेट, ठीक है। जो पैसा स्टेट बैंक ने एक्सिस बैंक को दिया उसके ऊपर कौन चार्ज करेगा, इंटरेस्ट स्टेट बैंक चार्ज करेगा, उसको बोलते हैं क्या, कॉल रेट, ठीक है। अब ये ऐसा होता क्यों है, शॉर्टेज हो जाता है क्यों, देखो बैंकों को एक उनका लिमिट है कैश मेंटेन करने का, ठीक है, बैंकों को एक नियम को मानना पड़ता है और एक लिमिट तक उनको कैश को मेंटेन करना पड़ता है, कैश को मेंटेन करना पड़ता है। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा बोलता है इनका फादर जिसका नाम है आरबीआई। तो उसको बोलते हैं वो लिमिट को कैश रिजर्व रेशियो, CRR। कैश रिजर्व रेशियो मतलब फ़िलहाल के लिए आप इतना समझें कि बैंक को एक फिक्स्ड लिमिट ऑफ कैश उनके पास मेंटेन करना पड़ता है। सपोज मान लीजिए कि एक्सिस बैंक को 1 करोड़ रुपए मेंटेन करना है और 1 करोड़ में से उसके पास फ़िलहाल है 80 लैक्स, तो मतलब 20 लाख का शॉर्टेज है। तो ये 20 लाख एक्सिस बैंक स्टेट बैंक से कॉल करेगा, यानी कि मांगेगा। तो स्टेट बैंक बोलेगा यस, लेकिन मेरे को 1-2 दिन में दे देना। तो ये जो शॉर्टेज है एक्सिस बैंक का 20 लाख का, वो पूरा हो जाएगा और उसके लिए स्टेट बैंक चार्ज करेगा इंटरेस्ट, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कॉल रेट। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग कॉल मनी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डायग्राम बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
दो हीरो की कहानी ख़त्म। नाउ सेकेंड वन इज़ योर ट्रेजरी बिल। सेकेंड वन इज़ योर ट्रेजरी बिल, ठीक है। अब इसमें आ रहा है टेन टेन बैंकों का फादर, जिसका कि नाम है आरबीआई। नाम तो सुना ही होगा। तो आरबीआई कौन? बैंकों का फादर। आरबीआई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि बैंक जितने हैं इंडिया में उसके लिए रूल्स बनाता है, ठीक है। तो इसको हम बैंकों का फादर भी बोलते हैं, बैंकों के पापा भी बोलते हैं, बैंकों का बाप भी बोलते हैं, ठीक है। तो द ट्रेजरी बिल आर इशूड बाय आरबीआई। ट्रेजरी बिल जो होता है वो आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ट्रेजरी बिल इशू करता है, मतलब ये एक बिल इशू करता है जिसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल। और इससे होता क्या है वही तो सिखा रहा हूँ। इससे क्या होता है, जैसे मान लो कई बार गवर्नमेंट को पैसे का शॉर्टेज हो गया, गवर्नमेंट के पास शॉर्टेज हो गया, ठीक है। तब गवर्नमेंट क्या बोलेगा, आरबीआई को बोलेगा, आरबीआई ऐसा करो। देखो आरबीआई खुद एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, तो एक एग्जांपल ये ऐसा भी समझ सकते हैं कि आरबीआई के पास शॉर्टेज हो गया, ठीक है। दोनों इक्वलेंट बात है। तो अपन ऐसा सोचते हैं कि गवर्नमेंट के पास शॉर्टेज हो गया तो गवर्नमेंट आरबीआई को बोलेगा, आरबीआई एक काम करो, चलो हमारे पास तो शॉर्टेज हो गया पैसा का, तो एक काम करो ट्रेजरी बिल इशू करो। ट्रेजरी बिल इशू करके जनरल पब्लिक को इशू करो और इन लोगों से पैसा लो, इन लोगों से पैसा लो, ठीक है। तो ये सारे ट्रेजरी बिल में ऐसा होता है कि अगर गवर्नमेंट के पास शॉर्टेज हो जाता है तो वो जनरल पब्लिक से पैसा उठाता है थ्रू ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल को इशू करके पैसा जनरल पब्लिक से लेता है। डेज इंपॉर्टेंट है। डेज क्या है, कितने दिनों के लिए ये इशू हो सकता है? 14 to 364 डेज। डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 14 to 364 डेज के लिए ऐसा किया जा सकता है। कॉल मनी कितने दिन के लिए किया जा सकता था? 1 to 2 डेज। उसी तरीके से ट्रेजरी बिल 14 to 364 डेज, ठीक है। इसकी खासियत क्या है, मान लो एक ट्रेजरी बिल का प्राइस है, एक ट्रेजरी बिल का प्राइस है 2000, ठीक है। तो ये इशू कितने प्राइस में होगा? ये इशू डिस्काउंट में होता है। ये इशू होता है, मान लीजिए एग्जांपल 1400 रुपीज़ में इशू होगा, ठीक है। लेकिन जब मैच्योरिटी में कितना पैसा मिलेगा? 2000 रुपीज़ पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रेजरी बिल। मान लीजिए इशू हुआ आज के दिन, आज का डेट मान लीजिए 15 अगस्त 2020, ठीक है। और इसका प्राइस था 2000, लेकिन हमको इशू हुआ डिस्काउंट में 1400 में हमको इशू हुआ और ये रिडीम होने वाला है। मतलब मैच्योरिटी इसका है, मैच्योरिटी है 14 अगस्त 2021 में, ठीक है। तो जब मैच्योरिटी में 2000 रुपीज़ हमको मिलेंगे, लेकिन हमको इशू कितने हुआ था? इशू कितने में हुआ था? इशू मतलब हम जब खरीदे थे हम कितना रुपये पे किए थे? 1400। लेकिन हम जब उसको बेचेंगे वापस, जब हमारा टर्म पूरा हो जाएगा, जब 364 डेज़ पूरा हो जाएंगे, 14 से लेके 364 डेज़ पूरे हो जाएंगे, तो हम कितने में बेचेंगे? हम बेचेंगे 2000 में। तो डिफरेंस बिटवीन 2000 एंड 1400 हमारा प्रॉफिट हुआ। और ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है और इसमें कोई डूबने उबने का चक्कर नहीं होता। डूबने का यानी कि मतलब लॉस हो गया, मान लीजिए आरबीआई हमारा पैसा खा के भाग गया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट ये इशू कर रहा है। तो ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। इस कितने दिन के लिए होता है? 14 to 364 डेज। और ये इशू होता है डिस्काउंट में, लेकिन रिडीम होता है पार में। पार मतलब बराबर। आप कंपनी अकाउंट्स पढ़ के आए हैं, ये मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ। तो रिडीम होता है यानी कि मैच्योर होता है पार वैल्यू, यानी कि उसका जो एक्चुअल वैल्यू है। तो इसी हिसाब से दोनों का डिफरेंस बन जाता है हमारा प्रॉफिट। ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। इशू कौन करता है? गवर्नमेंट इशू करता है। किसके थ्रू करता है? आरबीआई के थ्रू करता है। आरबीआई किसको इशू करता है? मतलब जनरल पब्लिक को करता है। जनरल पब्लिक से पैसा उठाने के लिए ये चीज़ किया जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ये ड्यूरेशन याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ड्यूरेशन जरूर याद रखिएगा। डायग्राम आपको ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके मैं आगे बढ़ता हूँ।
तो चलिए हमने दो इंस्ट्रूमेंट कवर किया, कॉल मनी और ट्रेजरी बिल। इसके बाद अपन जो इंस्ट्रूमेंट कवर करेंगे वेट तो इसके बाद अपन जो इंस्ट्रूमेंट कवर करने वाले हैं उसका नाम है कमर्शियल बिल्स। उसका नाम है कमर्शियल बिल्स। देखो लिखते जाओ, सारा चीज़ ड्रॉ करते जाओ। कॉल मनी कितने ड्यूरेशन के लिए था, 1 to 2 days, और ये था कितने, 14 to 364 days। डी लिख रहा हूँ। नाउ द थर्ड वन इज कमर्शियल बिल्स। कमर्शियल बिल, आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप पढ़े होंगे, कहाँ पे, 11th क्लास में पढ़े थे ना। हाँ, तो कमर्शियल बिल इज जस्ट सेम एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कमर्शियल बिल इज जस्ट सेम एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये भाई साहब छोटे हो गए। अरे भाई साहब, दुखी आत्मा, इतना छोटा मत करो मन। वेट, नए भाई साहब को ले आते हैं, इनको उड़ा करके। सो आई वॉज टेलिंग कमर्शियल बिल इज़ जस्ट सेम एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होता क्या था, जैसे मान लीजिए कि ये भाई साहब ने गुड्स बेचा था, सेल किया था इनको, दुखी आत्मा को। आज का डेट मान लीजिए है 1 अगस्त 2020 को, और ये दुखी आत्मा हमारे कहानी के, ये इन्होंने बोला था कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं आपको पैसे दे दूंगा 1 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा बोला था। तो अब सुखी आत्मा को विश्वास कैसे हो, तो ये काम एक ऐसा किए थे, बोले ये इनके ऊपर एक बिल ड्रॉ किए थे। ठीक है, और बोले थे कि इसको साइन करके मुझे वापस कर दो, कि और उसमें ये लिख दो कि आप 1 अक्टूबर 2020 को मुझे मेरे पैसे दे दोगे। ठीक है, तो ऐसा करके बिल ड्रॉ किया गया था। गुड्स का वैल्यू था 1 लाख रुपीज़। ठीक है, गुड्स का वैल्यू था 1 लाख रुपीज़, और इस टाइप से ये बिल ड्रॉ हुआ था। तो जो बिल को ड्रॉ करता है उसको बोलते हैं ड्रॉवर, DRAWER। ये वो आपका अलमीरा का ड्रॉअर नहीं है, ये ड्रॉअर है, मतलब जिन्होंने बिल बनाया, जिसके ऊपर बनाया उसको बोलते हैं ड्रॉई। ठीक है, और एट द एंड जब मैच्योर हो जाएगा, यानी कि 1 अक्टूबर को जब पैसा मिलेगा अल्टीमेटली, जो ये पैसा जो ये 1 लाख है जिसको मिलेगा उसको बोलते हैं पेई। ठीक है, इतना ये सब बेसिक टर्म है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 11th क्लास में आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज अकाउंट्स में भी था और बिजनेस स्टडीज़ में भी था, तो आप वहाँ से पढ़ के आएँ, बट स्टिल मैं भी बता चुका आपको कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का यही कॉन्सेप्ट होता है। तो एट द एंड अगर 1 अक्टूबर को ड्रॉअर को ही ये पैसा मिल गया तो ड्रॉअर और पेई एक ही हो जाएंगे। अगर ड्रॉअर बोला कि ये पैसा किसी और को मिले, सपोज मान लीजिए ये पैसा मिस्टर एक्स को मिले, मिस्टर एक्स को ये सुखी आत्मा, ये सुखी वाले इंसान जो हंसमुख लाल ये देना चाहते हैं, तो ये पेई मिस्टर एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और यही होता है कमर्शियल बिल। तो कमर्शियल बिल कितने दिनों के लिए इशू होता है, 90 डेज़ के लिए, याद रखिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो इशू होता है वो होता है 90 डेज़ के लिए, यानी कि वही 3 महीने हो गए समझ लो, है ना, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो ये 1 अक्टूबर मेरा एग्जाम्पल है, आप इसको 31 अक्टूबर कर लेते हैं, कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं रहेगा।
कि 31 अक्टूबर को पैसा मिलना था। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर कमर्शियल बिल बोले, ये दोनों एक ही चीज़ होता है, 90 डेज़ के लिए इशू किया जाता है, ठीक है। और इसको अपन एक बिजनेस फर्म दूसरे के ऊपर ड्रॉ कर सकता है, एक इंसान दूसरे के ऊपर ड्रॉ कर सकता है। और दीज हैव शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी पीरियड जनरली 90 डेज एंड कैन बी डिस्काउंटेड विथ बैंक इवन बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड। मान लीजिए कि ये जो बिल है, बिल लिख करके बिल ड्रॉ किया था हसमुख ने दुखी के ऊपर, दुखी ने साइन करके इसको वापस कर दिया था बिल। तो ये बिल को अब ये बिल वापस किया था यहाँ पे साइन करके कि मैं तुमको 31 अक्टूबर को पैसा दूंगा। तो ये बिल को ले जा करके हसमुख लाल स्टेट बैंक में डिस्काउंट भी करवा सकता है, ठीक है। डिस्काउंट बोलते हैं इसको, डिस्काउंट मतलब उससे पैसा ले सकता है, वो बिल दे करके पैसा ले सकता है, ठीक है। तो उस केस में 31 अक्टूबर को 1 मिनट, 31 अक्टूबर को जब पैसे देने का बारी आएगा तो पेई बन जाएगा स्टेट बैंक, पेई बन जाएगा स्टेट बैंक। मतलब कि ये भाई साहब, ये दुखी लाल को स्टेट बैंक को पैसा देना पड़ेगा, ना कि हंसमुख लाल को, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट होता है कमर्शियल बिल का। ये 90 डेज़ के लिए इशू किया जाता है। दिस इंस्ट्रूमेंट्स आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड कैन इजीली बी ट्रांसफर्ड। जैसे कि स्टेट बैंक में डिस्काउंट भी करवाया जा सकता है, या फिर ये बिल जो हंसमुख लाल ने दुखी लाल के ऊपर ड्रॉ किया है, दुखी आत्मा के ऊपर ड्रॉ किया है, तो ये बिल जो ये वाला जो बिल इनके पास साइन करके इनको वापस मिला, ये किसी को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं दिस कैन बी इजीली डिस्काउंटेड ऑल्सो, सॉरी दिस कैन इजीली बी नेगोशिएटेड। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, किसी को दिया भी जा सकता है, ठीक है। और ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्थ होता है। तो कुल मिलाकर के आप ये सोचिए कि कमर्शियल बिल जो होता है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है। लाइकवाइज एक बिजनेस हाउस दूसरे बिजनेस हाउस के ऊपर ड्रॉ कर सकता है और मैच्योरिटी में पैसे ले सकता है, और ये भी एक इंस्ट्रूमेंट बनता है आपके मनी मार्केट का। लेकिन डेज़ याद रखिएगा 90 डेज़ का। क्लियर है? तो जिनको डायग्राम ड्रॉ करना है आप ड्रॉ कर सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट था आपका कमर्शियल बिल का। तो ये फ्लोटेशन कॉस्ट का जो खर्चा होता है, जैसे मान लीजिए कंपनी, एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो कंपनी है, मान लीजिए वो फ्लॉप कंपनी है, वैसे तो गरीब कंपनी है, लेकिन मार्केट रेपुटेशन अच्छा है, मार्केट रेपुटेशन अच्छा है इसका। और इसके पास एक तो पैसे नहीं है, एक तो पैसे नहीं है, और शेयर, वो पैसे इकट्ठा करने के लिए शेयर डिवेंचर इशू करता है कंपनी। लेकिन शेयर डिवेंचर इशू करने के लिए भी उसको फ्लोटेशन कॉस्ट का खर्चा करना पड़ता है। हर कंपनी को शेयर इशू करने से पहले फ्लोटेशन कॉस्ट का खर्चा करना पड़ता है, फ्लोटेशन कॉस्ट लाइक ब्रोकरेज कमीशन वगैरह। लेकिन ये इतना गरीब कंपनी है कि इसके पास फ्लोटेशन कॉस्ट का खर्चा करने के लिए भी पैसे नहीं है, ब्रोकरेज और कमीशन का खर्चा करने के लिए भी पैसे नहीं है। तो इस केस में वो क्या करता है, कंपनी कमर्शियल पेपर इशू करता है। ये कितने दिनों के लिए इशू किया जाता है, कितना टर्म होता है इसका, 15 डेज टू 1 ईयर, 15 डेज टू 1 ईयर के लिए इशू किया जाता है। इसका टर्म याद रखिएगा। कई बुक में 3 मंथ्स टू 12 मंथ लिखा गया है, जो कि गलत है। एनसीईआरटी आपका बोलता है 15 डेज टू 1 ईयर, तो हमको एनसीईआरटी का बात मानना पड़ेगा। और ये जो कंपनी है, ऐसे तो गरीब कंपनी है, लेकिन इसका रेपुटेशन मार्केट में अच्छा है, जिस कारण से इसको पैसे मिल जाता है। और इसी फाइनेंसिंग को, कमर्शियल पेपर को भी एक और नाम से बोला जाता है, जिसका नाम है ब्रिज फाइनेंसिंग, जिसका नाम है ब्रिज फाइनेंसिंग। इसका नाम क्या है? ब्रिज फाइनेंसिंग। इसका नाम क्या है? ब्रिज फाइनेंसिंग। कमर्शियल पेपर को ब्रिज फाइनेंसिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे टर्म आप याद रखे रहिए, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो योर लास्ट इंस्ट्रूमेंट इज
जो आपका लास्ट इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, मान लीजिए इसी कंपनी का एग्जांपल हम ले लें। सिंपल है, ये सबसे सिंपल टर्म है। मान लीजिए ये भाई साहब के पास, हंसमुख लाल के पास बहुत पैसे हैं और इन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, ठीक है। इस कंपनी में पैसे निवेश किए, निवेश यानी कि इन्वेस्ट, ठीक है। सपोज़ 1 लाख रुपीज़ इस कंपनी को दिया, ठीक है। शेयर वगैरह का मोड नहीं है, सिर्फ पैसे दिए। तो फ्लिप फ्लॉप कंपनी इनको एक सर्टिफिकेट देगा, ठीक है, एक सर्टिफिकेट देगा जिसमें लिखा होगा कि हंसमुख लाल ने हमको 1 लाख रुपए दिए, हम इनको समय आने पर वापस कर देंगे। क्योंकि हंसमुख लाल जो पैसे दे रहे हैं फ्लिप फ्लॉप कंपनी को, वो हंसमुख लाल को भी तो ये भरोसा होना चाहिए ना कि कल को जब उनको उनके पैसे रिक्वायर्ड होंगे तो फ्लिप फ्लॉप कंपनी उनको पैसे वापस दें, ठीक है। तो इस भरोसे के साथ हंसमुख लाल ने पैसा दिया था, तो फ्लिप फ्लॉप कंपनी का ये कर्तव्य बनता है, ये ड्यूटी बनता है कि एक सर्टिफिकेट इशू करे, ठीक है, कि मैं फ्लिप फ्लॉप कंपनी हंसमुख लाल से 1 लाख रुपया मैंने लिया है और समय आने पर जितना उसका ड्यूरेशन रहेगा उसमें वापस किया जाएगा वो पैसा। तो इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 91 डेज टू 1 ईयर। 91 डेज टू 1 ईयर, ठीक है। तो ये था सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जो कि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो आज के क्लास में हम पढ़े कि इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट क्या होते हैं। पहला होता है कॉल मनी, CM। दूसरा होता है ट्रेजरी बिल, TB। थर्ड इज़ कमर्शियल बिल, CB। फोर्थ वन इज़ कमर्शियल पेपर, CP। फिफ्थ वन इज़ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, CD, ठीक है। तो एक बार मैं फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। कॉल मनी जो होता है, कॉल मनी होता है कॉल मनी, दो बैंकों के बीच में जो शॉर्टेज होता है उसको दूर करने के लिए कॉल मनी इशू किया जाता है। मान लीजिए एक्सिस बैंक को पैसे चाहिए तो वो स्टेट बैंक के पास गया और पैसा मांग लिया, और ये 1 से 2 दिन के लिए इशू किया जाता है। देखें ना, आप लिखा है 1 to 2 डेज। और कैश रिजर्व रेशियो जो मेंटेन करना होता है उसके कारण एक्सिस बैंक इससे पैसा लेता है। दूसरा है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल को हम ज़ीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है, ज़ीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं, ZCB। और ये होता है डिस्काउंट में इशू, लेकिन रिडीम होता है पार में। यानी कि मान लीजिए डिस्काउंट में 1400 के प्राइस में इशू हुआ था, लेकिन जब हम मैच्योर होगा तो हम 2000 रुपये हमको मिलेगा, ठीक है। और ये इशू कौन करता है, RBI, ठीक है। ये RBI इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में। ये होता है रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। इसका ड्यूरेशन होता है 14 to 364 डेज का। थर्ड वन इज़ कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अपन एग्जांपल याद किए थे, मतलब हंसमुख लाल ने एक बिल ड्रॉ किया दुखी आत्मा के ऊपर। दुखी आत्मा ने कुछ समय का टाइम मांगा और उसके बाद उनको पैसे दे देने का वादा किया था, जिसको कि हम बोलते हैं कमर्शियल बिल। ये कमर्शियल बिल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको कहीं पे भी डिस्काउंट कराया जा सकता है, किसी और को भी मैच्योरिटी में दिया जा सकता है। फोर्थ वन इज़ योर कमर्शियल पेपर। मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम है फ्लॉप कंपनी। वैसे तो कंपनी फ्लॉप है, लेकिन इसका मार्केट में रेपुटेशन किसी तरीके से अच्छा है। तो मार्केट रेपुटेशन अच्छा होने के कारण लोग इनको फ्लोटेशन कॉस्ट का जो खर्चा है उसको वहन करने के लिए पैसे दे देते हैं। कंपनी इतना गरीब है कि उसके पास फ्लोटेशन कॉस्ट का खर्चा वहन करने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो वो मार्केट से पैसा लेता है। कितने दिनों के लिए लेता है, 15 डेज टू 1 ईयर। कई जगह बुक में 3 मंथ्स टू 12 मंथ लिखा है, जो कि गलत है। 15 डेज टू 1 ईयर के लिए पैसा लिया जाता है कमर्शियल पेपर के माध्यम से, और ये इसको हम ब्रिज फाइनेंसिंग के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ड्यूरेशन याद रखना बहुत ज़रूरी है और डायग्राम आप बना सकते हैं। फिफ्थ नंबर इज़ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। मान लीजिए ये हंसमुख लाल ने फ्लिप फ्लॉप कंपनी में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, तो एट द एंड वो कंपनी हंसमुख लाल को एक सर्टिफिकेट बना करके वापस करेगा, जिसको कि हम बोलते हैं
certificate of deposit. So this was your instruments of money market. I hope आप सबको ये इंस्ट्रूमेंट्स बहुत समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, समझने में इंटरेस्टिंग भी होगा। तो आपको अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने से मुझे ये पता चलता है कि आपको ये वीडियो रियल मायने में अच्छा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।